मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंस्टिट्यूएंट्स के पोजीशन के अनुसार से किसी कंपाउंड का फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दिए थे। उसी में एक क्वेश्चन में कई लोगों का गलती हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप देखें कि एक क्वेश्चन था जिसमें था कंस्टिट्यूएंट्स ए आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स as well as inside the body center. At all the corner हो गया 8 into 1 by 8 as well as inside the body center. तो 1 into 1 8 into 1 by 8 ये वैल्यू 1 हो गया प्लस 1 इट मीन्स यहाँ आ गया 2। गलती की है बी में। बी का था at the center of alternate faces और इसमें आप लोगों में से अधिकांश लोग अल्टरनेट फेस में 3 ले लिए क्योंकि उनको लगा कि टोटल फेस क्यूब में 6 होता है। तो अल्टरनेट कहने का मतलब एक को छोड़ करके, बिल्कुल अल्टरनेट का वही मतलब होता है कि जिस जगह पर है उसके बगल वाले पोजीशन पर ना होकर के उसके बाद वाले पोजीशन पर होंगे। लेकिन अगर आप क्यूब को देखेंगे या इस तरीके के 6 फेसेस ज्योमेट्री को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अगर मान लिया कि कंस्टिट्यूएंट्स इस जगह पर है, यहाँ प्रेजेंट है, तो देखो तो अगर ये प्रेजेंट है तो इस पोजीशन पर तो नहीं होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इस पोजीशन पर नहीं होगा क्योंकि ये एडजेसेंट है। उसी तरह से अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट है तो ये नीचे भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 ये चारों इस फेस का एडजेसेंट पोजीशन हो गया। तो अल्टरनेट कितना होगा? अगर एक यहाँ है तो दूसरा उसके अपोजिट में यानी कि इधर आएगा। तो अल्टरनेट फेसेस सिर्फ 2 होंगे, इस चीज का ध्यान रखोगे। घर में भी आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो, आप माचिस का डब्बा ले लीजिए, उसके अनुसार से देखो कि अगर एक जगह पर है तो उसके एडजेसेंट पर नहीं होगा तो 4 तो उसका एडजेसेंट ही हो जाएगा। तो टोटल 6 में से बचा कितना? 2। तो अल्टरनेट सिर्फ 2 ही आएगा, वही मिस्टेक किए हैं। तो बी का नंबर आ जाएगा 2 into 1 by 2 इट मीन्स 1। तो ए का नंबर 2 है और बी का नंबर 1, तो फार्मूला यहाँ आएगा ए टू बी। तो आप लोगों में से जिन लोगों का ये गलत हुआ होगा तो प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ क्यों मिस्टेक होता है? क्योंकि तुरंत दिमाग में लगा दिए यहाँ 2 की जगह पर कई लोग जो वो 3 कर दिए होंगे, इस वजह से ये मिस्टेक हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ यूनिट्स है, ये भी एक डिराइवेशन से रिलेटेड है। या तो डिराइवेशन पूछेगा न्यूमेरिकल के जैसा तो फिर आपके लिए वो क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का होगा, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछता है। तो अगर वैल्यू आपको याद है तो वो डायरेक्ट वो आपको वैल्यू लिखना होगा पैकिंग इफिशियंसी का। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या निकला? क्यूबिक यूनिट सेल में जितने स्पेस अवेलेबल हैं उसका कितना पार्ट कंस्टिट्यूएंट्स के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है। यानी कि पैकिंग इफिशियंसी से ये पता चलता है कि उस क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट एटम्स के द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है। पैकिंग इफिशियंसी अगर हम लोग परसेंट में निकालें तो इनके लिए फार्मूला होता है पैकिंग इफिशियंसी in percentage it would be equal to total volume occupied by constituent atoms divided by volume of unit cell और चूंकि परसेंट में निकालना है तो इन्हें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 100 से। तो ये पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला होगा और आपको निकालना है इस पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है। और इस जगह पर पिछले क्लास का एक रिलेशन रेडियस और एज लेंथ के बीच का वो याद करो। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक में R इज इक्वल टू आया था a/2, एफसीसी के केस में R इज इक्वल टू आया था
√2/4a, और BCC के केस में आया था r √3/4a। इस कंसेप्ट का भी जरूरत हम लोग को निकालने में आएगा। अगर एक आप अच्छे से समझ लिए तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर, उसी फॉर्मेट पर सिंपल क्यूबिक का निकाले तो FCC का निकल जाएगा, BCC का निकल जाएगा। सिर्फ हमें चेंज करना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा और वहां R और A के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, डेफिनेशन लिखवा दिए हैं PDF में, उसको नोट करके फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू निकालते हैं। लेट अस कंसीडर द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज A। इनके वैल्यू को हम लोग A मान लिए। Therefore, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चूंकि यूनिट सेल क्यूबिक फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं तो क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे तो AQ आएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ आ गया। रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम को R मान करके चलते हैं। रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम इट इज R। तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में, 4/3πr³ होता है। नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। टोटल नंबर ऑफ एटम्स in simple cubic unit cell, simple cubic unit cell, cubic unit cell, ये 1 आता है। Therefore, total volume occupied by atom, occupied by atom, तो चूंकि नंबर ऑफ एटम 1 है और 1 एटम का वॉल्यूम 4/3πr³, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 × 4/3πr³। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। उसी फार्मूले को यहां यूज करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में निकालना है। इट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब वैल्यू पुट कर दो। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम में आ गया 4/3πr³ डिवाइडेड बाय AQ इंटू 100। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, सिंपल क्यूबिक में R और A के बीच में रिलेशन पड़े थे। R = होता है A/2, तो जहां R है उसकी जगह पर A/2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4/3। पाई का वैल्यू पुट कर दो, 3.14 इंटू A/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय AQ इंटू 100। अब देखिए यहां A/2 क्यूब है, तो इसको अगर क्यूब करोगे तो ये AQ आ जाएगा। तो यहां का AQ और ये AQ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नीचे में ये वैल्यू 8 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू A/2 क्यूब करोगे, इस पूरे इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो 52.38 या 36 के अप्रॉक्स में आएगा, जिसे राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 52.4% करते हैं। हमें लगता है कि अभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं
हम इसको मिटाना नहीं चाह रहे, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हर एक में किस किस जगह पर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि बस थोड़े से पार्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इरेज नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ के बाद में ये कैलकुलेशन हम इस जगह पर कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे आप। अगले स्टेप में ये 3 को नीचे लेके चले जाते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू a बाई 2 क्यू है, तो यहां पर a क्यू, नीचे में पहले से a क्यू है, इंटू 2 का क्यूब निकालेंगे तो ये वैल्यू 8 हो जाएगा इंटू 100। अब देखो तो आप सोल्व कर सकते हो, यहां ये a क्यूब और ये a क्यूब कैंसिल हो गया, यहां 4 है और यहां 8 है, तो 4 2 8 हो जाएगा। अब 3.14 इंटू 100 करेंगे तो 314, तो ये वैल्यू आ गया 314 और डिवाइडेड बाई 3 2 6। अब इसे आप डिवाइड कीजिएगा, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो इट वुड बी नियरली इक्वल टू 52.4%। तो इट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट्स। कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ये तो फॉर्मेट है यानी कि इसको यूज करना है, यहां वैल्यू पुट कर लिए, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करना होगा। तो ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, इसको आप पहले एक बार ध्यान से देखोगे और उसके बाद फिर अपने कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। अब पढ़ते हैं कि अगर हमें सिंपल क्यूबिक की जगह पर निकालने के लिए कहा जाए बीसीसी का, बीसीसी, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इनका 68% आता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का 74% आता है। तो ये तीनों वैल्यू भी आप याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक में 52.4%, बीसीसी में 68% और एफसीसी में 74%, ताकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डिराइव करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो वैल्यू लिखोगे। ये इतना डिराइवेशन तभी करेंगे जब डिराइव करने के लिए कहा जाए। अब इसका करते हैं हम लोग, देखो कहां कहां पे चेंज जाएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल वही रहेगा a, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेंगे तो a क्यू हो जाएगा। यहां पर भी रेडियस ऑफ एटम r हुआ तो वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसकी जगह पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जगह पर हम लोग बीसीसी रखेंगे। तो या तो सिंपल टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, तो ये वैल्यू आ जाएगा एट ऑल कॉर्नर यानी 8 इंटू 1/8 और प्लस इनसाइड द बॉडी सेंटर तो 1 इंटू 1, ये वैल्यू आता है 2। तो सिंपल क्यूबिक में जहां 1 था उसकी जगह पर यहां आ गया 2। टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, तो पहले वाले केस में 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू था, तब उसकी जगह पर यहां आ जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर। देख रहे हो चेंजेस कहां कहां पर आए, एक यहां आया टोटल नंबर ऑफ एटम्स में और फिर बाकी उसी के अनुसार से चेंज होगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला यही है। अब इस जगह पर वैल्यू पुट करोगे तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इस जगह पर भी फार्मूले में आपको लिखना होगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई आई क्यू इंटू 100। आगे वाले स्टेप में अब यहां चेंज जाएगा, इस जगह पर सिंपल क्यूबिक में r इज इक्वल टू था a/2, लेकिन बीसीसी में r इज इक्वल टू था √3/4a। तो √3/4a करेंगे तो इस जगह पर चेंज जाएगा एक यहां, तो यहां लिखा जाएगा √3/4a और इनका क्यूब निकालो बाकी का। अब फिर इसको सोल्व करेंगे तो √3 का क्यूब निकालेंगे। अब देखो यहां क्या चेंज आता है, ये 2 था, यहां 2 छूट रहा है, सॉरी ये 2 आएगा, यानी कि सब कुछ वही है, येलो से हम लिखे हैं। आप ध्यान से देखोगे यहां चेंजेस आया है, ये 2 लिखा गया। r और a के बीच में रिलेशन बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक में अलग अलग है, हम मिटा करके भी लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको सब याद करना पड़ता, तो इसलिए हम सिर्फ ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि चेंजेस जहां पर है सिर्फ उसी जगह पर फोकस करें। अब इसके बाद तो ये आपको सोल्व करने आना चाहिए।
यह 10th क्लास का सिंपल मैथमेटिक्स है। अब वो नहीं करोगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब यहां पर इसे सोल्व करते हैं। ये वैल्यू 2 इंटू 4, यहां लिख दिया 2 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू √3 का क्यूब है, तो √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा। 3√3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे भी क्या क्या पार्ट चला गया, नीचे भी ये 3 जो बचा हुआ है वो आएगा, तो यहां 3 इंटू पहले से a क्यूब इंटू यहां 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करने पर ये वैल्यू 64 आ जाएगा। 64। अब इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए a क्यूब और यहां भी a क्यूब आएगा, छूट गया। √3/4a है, इसका क्यूब करेंगे तो यहां का a क्यूब और ये a क्यूब कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। 4 2 जा 8 और ये 64 है, तो यहां ये वैल्यू 8 आ गया। अब ऊपर में 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 8 से, तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 68%। तो मैथमेटिकल पार्ट यहां से थोड़ा सा नजदीक आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि आपको ये वीडियो देखने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन हम जानबूझ करके ये करना चाह रहे थे कि मिटाए नहीं होगा, और इस वजह से इसको अलग अलग करके हम दिखा रहे थे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बीसीसी के बाद में एक और यूनिट से बचा हुआ एफसीसी, और वो भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर जैसे सिंपल क्यूबिक का निकाला गया उसी पर बीसीसी का निकला, और फिर उसी पर एफसीसी का निकालेंगे। तो यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकाला गया। देखो ये पार्ट कॉमन है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल a, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा वैल्यू a क्यूब। रेडियस ऑफ एटम को अगर r मानते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, अब ये आप याद कीजिए एफसीसी में कंस्टिट्यूएंट्स कहां रहता है, एट ऑल कॉर्नर, तो 8 into 1/8 as well as at the center of all the faces, तो 6 into 1/2, और वो वैल्यू कितना है 4। ऐसे याद भी होगा आपको, सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1, बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है। तो यहाँ 4 लिख दी। अब टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, तो 1 एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 4, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 4 into 4/3 पाई r क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है, परसेंटेज में निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स यानी 4 into 4/3 पाई r क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स है 4 into 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब into 100। अब चूंकि इसके बाद कॉमन नहीं है तो हम यहां से इरेज कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन फर्स्ट वाले में जो दिक्कत हो रहा था वो यहां पर दिक्कत। अब R और A के बीच में रिलेशन, एफसीसी पढ़ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक में इस R की जगह पर लिखे थे हम लोग a/2, बीसीसी में इस R की जगह पर लिखे थे √3/4a, और यहां पर लिखेंगे √2/4a। तो अगले स्टेप में ये वैल्यू आ जाएगा 4 into 4/3 into पाई का वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू आ गया 3.14, और r की जगह पर √2/4a इनका क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब into 100। अब इसके बाद
यहां ये ब्रैकेट हटाओगे तो 2√2 क्यूब हो जाएगा, यहां 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा और ये a क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो तो ऊपर में कौन कौन सा पार्ट बचा रह गया, 4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2√2 इंटू a क्यूब और नीचे में क्या क्या आएगा, ये 3 आएगा नीचे में इंटू a क्यूब पहले से है इंटू ये 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64। अब देखिए कैंसिल कहां कहां हो रहा है, 100 ये छूट रहा है, ये 100 यहाँ है, a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो गए, 4 4 या 16 और ये 64 है तो ये 4 टाइम्स, यहां 2 है और ये 4 है, फिर ये 2 टाइम्स 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 इंटू √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है, डिवाइडेड बाई 3 2 6। अब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 74% के अप्रॉक्स आना चाहिए। आप सोल्व करना, मे भी हो सकता है कि कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करते वक्त कहीं एरर हो, मेरे से ही एरर हो, तो आप जैसे ही बैठाओगे अपनी कॉपी में लिखोगे तो वहां वो पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ ये 74% आएगा। तो अब देखिए वैल्यू सबका याद करो फिर से, सिंपल क्यूबिक 52.4%, बीसीसी 68% और एफसीसी में ये 74% होगा। तो जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए। अब एक बार में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको समराइज करते हैं, क्यूबिक यूनिट सेगमेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्यूबिक यूनिट सेगमेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कौन कौन सा कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके बारे में ऐसे इसको टेबुलर फॉर्म में रख लेते हैं। एक पार्ट हो गया सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, फिर यहां रख लेते हैं हम लोग बीसीसी को, और फिर एक और कॉलम बना लेते हैं हम लोग एफसीसी का। अब इसमें जो जो पढ़े अभी तक का उसका यहां समराइज फॉर्म लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब आप याद करो सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 ये वैल्यू आया था 1, बीसीसी के केस में आया था 2 और एफसीसी के केस में आया था 4। दूसरा पार्ट रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, सेकेंड रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, यानी रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का। तो यहां हम लोग लिखे थे r इज इक्वल टू a/2, बीसीसी के केस में आया था r इज इक्वल टू √3/4a और एफसीसी के केस में आया था r इज इक्वल टू √2/4a। ये सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़े। फिर थर्ड हम लोग अभी निकाले पैकिंग इफिशियंसी, किस चीज में, परसेंटेज में। तो सिंपल क्यूबिक के केस में आ गया ये 52.4%, बीसीसी के केस में आया ये वैल्यू 68% और एफसीसी के केस में ये वैल्यू आया 74%। तो ये टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है, हर जगह पर इनका यूज किए हैं। इस कंसेप्ट का यूज करके ये निकाले हैं, यहाँ कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके कंसेप्ट का यूज हुआ है यहाँ पर। तो एक साथ में आप इसको याद रखोगे, डिराइव भी किए हैं ऑलरेडी, तो वहां से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस टेबल को भी आप अपनी कॉपी में नोट करें। एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.14, जिसमें रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखोगे आप, वहां बताया गया कि अगर कंस्टिट्यूएंट्स एटम का रेडियस r है, कैपिटल R, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्मॉल r है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। थोड़ा सा 1-2 क्लास पीछे चलो आप। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 कंस्टिट्यूएंट एटम, यानी कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में
जब कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होते हैं, तब वैसे कंडीशन में जो वैकेंट स्पेस बचा रह जाता है एटम के बीच में, दैट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर डायग्राम आप बना पा रहे हैं तो फिर बाकी का ये डिराइवेशन निकल जाएगा, यानी उसी से रिलेटेड। थोड़ा ध्यान से देखो आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कंस्टिट्यूएंट्स का नंबर 6 होगा और उस 6 से सराउंडेड होगा। अब देखो कैसे ये 6 आता है उसके बारे में आपको याद होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। कुछ उसी तरीके से हम यहां ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये कंस्टिट्यूएंट्स है, ये कंस्टिट्यूएंट्स है, क्लोजली पैक्ड है, इससे सभी आइडेंटिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। तो बोर्ड पर बनाते वक्त में मे भी कोई बड़ा या छोटा दिख रहा हो, लेकिन आप जो इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं यहां। अब ये वैकेंट स्पेस हो गया और इसी वैकेंट स्पेस को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहेंगे, क्योंकि ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में है। इसका रेडियस अगर निकालना हो तो आप इमेजिन करो इसको इस तरीके से, यहां पर ये आपका एक वॉइड, देख रहे हो कि इसके वॉइड का रेडियस छोटा है। तो क्वेश्चन के अनुसार से यहां इस रेडियस का वैल्यू कैपिटल आर है, इसका वैल्यू कैपिटल आर है, यहां स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। इस जगह पर भी ये कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट्स के रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी आर होगा, ये भी आर। इसको नंबर दे देते हैं हम लोग, ए बी, यहां सी और ये डी। अब इसी आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन निकालना है। आप में से कुछ लोगों का ध्यान यहां गया होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड इट इज सराउंडेड बाय 6 कंस्टिट्यूएंट, लेकिन ये तो 4 को टच कर रहा है, बिल्कुल 4 को टच कर रहा है। लेकिन आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, तो 3 डायमेंशन यानी कि ये बेस पर 4 को टच कर रहा है। अब जब क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसी के ऊपर एक और एटम आएगा, इस वॉइड के ऊपर में क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में, और एक एटम नीचे से आएगा, ये बॉटम। यहां पर ये 4 कवर कर रहा था, तो एक ऊपर से टच करेगा और एक नीचे से, तो 4 × 2 कितना हो गया 6। फिर से इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कराएगा। क्लियर है? अब इसमें से रिलेशन निकालते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी देखो, तो AB इज इक्वल टू हम लोग 2R लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू भी हम लोग 2R लिख सकते हैं। ये AB हो गया और ये BC हो गया, और AC इज इक्वल टू यहां कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि यहां पर ये वैल्यू 2R + 2R है, यानी इसी को हम लोग 2R + R भी लिख सकते हैं। अब आगे मैथ्स वाला फॉर्मूला यूज करो। वी नो, क्या मैथमेटिकल रिलेशन पता है हमें? AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB² + BC²। अब AC की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, 2R + R, और इसकी जगह पर आ जाएगा, यहां AB के लिए भी 2R और ये भी 2R, तो 2R² + 2R²। यहां ये वैल्यू है 2R + R, कैपिटल R + स्मॉल r, और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो यहां ये 4R² + 4R², यानी 8R²। और लिख सकते हैं 2R + R इज इक्वल टू रूट अंडर 8R²। अब इसके ब्रैकेट को आप हटाओगे
2√2r हो जाएगा, 2r प्लस r, इट वुड बी इक्वल टू 2√2r, r स्क्वायर के लिए r हो गया और 8 का रूट निकालेंगे तो 2 रूट। अब देखो तो यहाँ ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर, और कर देते हैं यहाँ, और r प्लस r, इट वुड बी इक्वल टू √2 का वैल्यू होता है 1.414r। अब इसके वैल्यू को अगर उधर ले जाएंगे तो यहाँ ये स्मॉल r वुड बी इक्वल टू 1.414r माइनस r हो जाएगा, और लिख सकते हैं इसको स्मॉल r वुड बी इक्वल टू 0.414r। इट इज द रिलेशन बिटवीन, ये मैथ्स में भी एक जगह पे न्यूमेरिकल बनाते वक्त भी यूज होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414r। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हमें लगता है कि आप मैथ्स पढ़े नहीं है, क्या किए, यहाँ 1.414r है और ये r है, तो अगर r को कॉमन लेंगे तो 1.414 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1.414 माइनस 1 करोगे तो ये 0.414 होगा। तो कई लोग यहाँ पर कि सर ये कैसे हो गया 0.414, तो अब ये तो मुश्किल हो जाएगा, IIT निकालने वाले हैं आप, और ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो बेसिक पार्ट है। कई बार भी सर का अटपटा क्वेश्चन आता है आपकी तरफ से कि सर वो समझ में नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, हमें पता है कि आप कहाँ पर अटकने वाले हैं, और कोशिश वही हर साल इंप्रूव करते हैं कि वहां पर आप अटके नहीं, वो हम पहले ही बता रहे हैं। फिर खैर अब ऐसा नहीं कि आप पूछोगे नहीं, ये रिलेशन निकल गया, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉइल एंड रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम। टेट्राहेड्रल कॉइल के बीच में रिलेशन नहीं है, साइड बुक में आप देखोगे तो वहां देगा, वहां पे 3 डायमेंशनल कंसेप्ट रखता है, तो इसलिए उसमें हम लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं। आपका जो बुक का एक क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल कॉइल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, तो उसको आप यहाँ नोट कर दोगे। अब इसके बाद में एक और डिराइवेशन है और उससे रिलेटेड फार्मूला हम लोग का यूज करना है न्यूमेरिकल में, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, उस वाले पार्ट को डिस्कस करना होगा। तो यहां तक इसको कॉपी कर लेंगे, फिर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का डिराइवेशन कर देते हैं। अब हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से पहले मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करते हैं और फिर उसके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पर करेंगे। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप डेंसिटी निकालते हो तो सिंपल फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट सेल का भी अगर आप डेंसिटी निकालते हैं तो वहां पर भी इसका भी फार्मूला होगा मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यानी डेंसिटी जब निकालना होगा तो यूनिट सेल के डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, यानी इस यूनिट सेल का मास कितना होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इन्हीं दोनों पार्ट को हम लोग को यहां पर इस इक्वेशन में पुट करना है। पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ये ए है। तो अब यहीं से अगर हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये वैल्यू हो जाएगा ए क्यू, इस इक्वेशन सेकंड में ये पार्ट आ गए हैं। एटॉमिक मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम, कंस्टिट्यूएंट एटम को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया गया। अब थोड़ा सा एलिमेंट वाला क्वेश्चन है, एटॉमिक मास को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और इसका ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम हो गया, एंड ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ द एटम and it contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms। यानी 12 ग्राम कार्बन में
कार्बन के 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे। यानी अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेते हो तो इसमें कार्बन के 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। 11th में ही याद करो हम लोग पढ़े थे कि इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, तो 1 एटम का निकालेंगे तो क्या करना होगा, ये 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्यों 16? क्योंकि 16 उसका ग्राम एटॉमिक मास है। तो एक सिंपल फार्मूला आया था कि किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का अगर मास निकालना हो तो उसके एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। वही कंसेप्ट यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे। कंस्टिट्यूएंट एटम्स का एटॉमिक मास दिया हुआ है m, तो यहां पर उसके एक एटम का मास अगर निकालना है तो मास ऑफ एन एटम, तो ये वैल्यू हो जाएगा m डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखने का भी आपको 11th से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही Na नहीं लिखना है, ये भी गलत है। इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना है इस तरीके से। और ये एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 के बराबर होता है। तो यहां m by Na हो गया, ये एक एटम का निकला, एन एटम का। अब अगर सिंपल क्यूबिक लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम 1 होगा। बीसीसी अगर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होगा। और अगर एफसीसी लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होगा। तो उसके अनुसार से यहां हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का मास उसके एटम के मास के बराबर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स z है, तो यहां z हो गया, और 1 एटम का मास है m by Na, तो z into m by Na। ये इक्वेशन 3rd हो गया। अब देखो तो यहां फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल z into m by n बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये वैल्यू आ गया एक। ये सेकंड और थर्ड इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हमें लिखना है, इसलिए इस वाले पोर्शन को हम इरेज कर रहे हैं यहां पर। तो जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू, on putting the value in equation first, from second and third we get rho is equal to z into m by na by aq। na नीचे जाएगा, rho would be equal to z into m by na into aq। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग को आगे करना है। अब इसमें कौन क्या क्या है स्टार्टिंग में ही हम लोग लिख दिए। आप चाहें तो लास्ट में भी आप लिख सकते हो कि वेयर रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर रो रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। z किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में 2 आएगा, एफसीसी में 4 आएगा, और सिंपल क्यूबिक में 1 आएगा। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एटॉमिक मास। कई जगह पर इसी को मोलर मास भी कहा गया है। Na किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोस नंबर को, यानी इसका वैल्यू है 6.022 into 10 to the power 23। और A किसे रिप्रेजेंट करता है, एज लेंथ। किसका एज लेंथ, यूनिट सेल का एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट कब इस्तेमाल करना है। डेंसिटी को अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं तो जाहिर सा बात है एटॉमिक मास जो आपका आएगा
वो ग्राम के फॉर्म में होना चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास होना चाहिए, ग्राम पर मोल होना चाहिए। एज लेंथ को भी आपको किस चीज में रखना पड़ेगा, तब सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, और एटॉमिक मास पे ही ध्यान देना है। टोटल ये नंबर है तो नंबर रहेगा ही रहेगा, यानी एज लेंथ को आपको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन में बनाते वक्त में ये सेंटीमीटर में ना दे करके ये पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में दिया हुआ है क्या, तो उसे आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये सारा फॉर्मूला तो लिखोगे ही लिखोगे, ये सारा पार्ट भी उसी अनुसार से लिखोगे कि इसे सेंटीमीटर में रखना है, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, और उसी जगह पर ये रिलेशन याद रखिएगा कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर होगा। इसका यूज होगा अगले क्लास में। उसी तरह से 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर होगा। तो जनरली एज लेंथ का वैल्यू पिकोमीटर, एंगस्ट्रम या नैनोमीटर में होगा, लेकिन अगर डेंसिटी हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर इसे आप पर मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं तो यहां पर भी आपको मीटर क्यूब लेना पड़ेगा, लेकिन जनरली हम लोग सेंटीमीटर ही लेकर के चलते हैं। तो यहां तक का पोर्शन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी का जितना न्यूमेरिकल्स है वो सब सोल्व करेंगे, यानी उन सब का आपको हिंट्स देंगे, डाटा सेपरेट करेंगे और कैलकुलेशन आपको करना है, सबका आंसर आ जाता है। तो आज यहीं तक, थैंक यू।